बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू रज़ा एकेडमी। MTH 401 डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेपरेबल इक्वेशंस के बारे में, वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशंस के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स वाई, ये एक स्टैंडर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी नोटेशन है। और इसको हम कब कहेंगे कि ये सेपरेबल फॉर्म है, अगर हम इसको किस तरह लिख सकें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई, यानी कि उसमें जो एक्स की टर्म है उनको हम अलहदा कर सकें और वाई की टर्म को भी अलहदा कर सकें, तो वो क्या कहलाएगी, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आगे हम इसकी सोल्यूशन को देखेंगे कि इसकी सोल्यूशन को हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कांस्टेंट सोल्यूशन के लिए जी ऑफ वाई, जो वाई की टर्म्स हैं उनको आपने इक्वेट कर लेना है ज़ीरो के इक्वेट करेंगे तो वहाँ से आपके पास एक कांस्टेंट सोल्यूशन आ जाएगा। और अगर नॉन कांस्टेंट सोल्यूशन है, यानी कि कोई अननोन फंक्शन भी जाहिर सी बात है उसमें होगा कि जिसकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। आपने क्या करना है कि रीअरेंज करना है इस इक्वेशन को। कौन सी इक्वेशन को? आपने ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली, इसको आपने रीअरेंज करना है। इधर जी ऑफ वाई इधर राइट साइड पे है, इसको आपने लेफ़्ट साइड पे ले जाना है और डी एक्स को आपने राइट साइड पे ले आना है। तो ये रीअरेंज करेंगे तो किस तरह आ जाएगी, ये रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी, डी वाई ओवर जी ऑफ वाई इक्वल एच ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेनी है। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास कैपिटल जी ऑफ वाई इक्वल कैपिटल एच ऑफ एक्स प्लस सी, ये एक जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अगर इनिशियल कंडीशन आपके पास दी होंगी तो वो आप इसमें अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स। और इनिशियल कंडीशन आपके पास क्या दी होंगे, एक्स वाई इंटू वन इक्वल टू। इसका मतलब क्या है कि वाई टू होगा जब एक्स की वैल्यू वन होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि वाई ऑफ वन इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि वाई की वैल्यू टू होगी जब एक्स की वैल्यू वन होगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया था कांस्टेंट सोल्यूशन के लिए आपने जी ऑफ वाई को किसके इक्वल इक्वेट करना है, ज़ीरो के इक्वल। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि वाई स्क्वायर माइनस वन ये जी ऑफ वाई है, तो इसको आपने ज़ीरो के इक्वल इक्वेट करना है। जब आप ज़ीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे तो आपके पास जो कांस्टेंट सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, y इक्वल प्लस माइनस वन। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट सोल्यूशन होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि वाई स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स है, तो वाई स्क्वायर माइनस वन यहाँ से दूसरी तरफ ये नीचे जा सकता है डी वाई के नीचे। ठीक है, यानी कि इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे जा सकता है। इस तरह डी एक्स जो है ये राइट साइड पे आ सकता है, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में डी एक्स, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो नोमिनेटर में आ जाएगा। और ये वाई स्क्वायर माइनस वन इधर नोमिनेटर में है, तो ये नीचे जब दूसरी तरफ जाएगा इक्वेशन के तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ की है, डी वाई ओवर वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल डी एक्स ओवर एक्स। इसके बाद आपने क्या करना है, ये वाई स्क्वायर माइनस वन जो है ना, इसका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, तो आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन से आपने इसको सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे, वन ओवर वाई स्क्वायर माइनस वन, इस पे आपने अप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो आपने इस पे अप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस वन। तो आपने एक दफ़ा ए ओवर वाई माइनस वन लिख देना है प्लस बी ओवर वाई प्लस वन लिख देना है। ठीक है, जिस तरह ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, वाई स्क्वायर माइनस वन को मल्टीप्लाई कर देना है ये इक्वेशन वन के साथ। इसके साथ इक्वेशन वन के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए के साथ क्या आ जाएगा, वाई प्लस वन आ जाएगा, क्योंकि वाई माइनस वन ये डिनोमिनेटर में है तो नोमिनेटर वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह बी ओवर वाई प्लस वन जो लिखा हुआ है, तो वाई प्लस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, वाई माइनस वन रह जाएगा। तो इसमें आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले वाई प्लस वन इक्वल ज़ीरो को इक्वेट करके और उसमें वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन आ जाएगी। तो आपने ये इस इक्वेशन में लगा देनी है, ये जो ऊपर आपको कौन सी इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, वाई माइनस वन इसमें पुट करना है, ये वाली इक्वेशन में। ठीक है, इसमें आप पुट करेंगे तो आपके पास जो b की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी
-1/2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप फिर क्या करेंगे, फिर आप y-1 इक्वल 0 को y-1 इक्वल 0 ये जो है ना इक्वेट करेंगे और इसमें आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। यही आप उसी इक्वेशन में दोबारा पुट करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो आपने सिंपल क्या करना है, a और b की जो वैल्यूज़ हैं वो आपने ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इसमें आपने पुट कर देनी है। जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये अभी हम देख लेते हैं नीचे। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 1/y-1 माइनस 1/y+1। तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन के बाद इसका सोल्यूशन आ जाएगा। आपने सिंपल क्या करना है, ये आपने dy/y² - 1 में पुट कर देना है। जो जिधर आप इंटीग्रल ले रहे थे, इसके इंटीग्रेशन ले रहे थे, उस जगह आपने पुट कर देना है। उसकी जगह आप पुट करेंगे, अभी सिंपल आपने फार्मूलाज को याद रखना है, ठीक है। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो 1/x किसका इंटीग्रल है, लॉग नेचुरल ऑफ x का। तो यही चीज़ हमने इधर अप्लाई की है। 1/y-1 का इंटीग्रल का मतलब क्या है कि ये लॉग नेचुरल ऑफ y-1 का इंटीग्रल है। इसी तरह 1/y+1 किसका इंटीग्रल होगा, लॉग नेचुरल ऑफ y+1 का, ठीक है। तो ये प्लस माइनस साइन आप देख लीजिएगा कि जिसके साथ प्लस आता है माइनस आता है, तो ये तो न एक ऑब्वियस सी बात है कि जिधर माइनस आता है तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस किस जगह आ रहा है, ठीक है। अब 1/x जो है ये किसका इंटीग्रल है, लॉग नेचुरल ऑफ x का। और इनके साथ हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी है। आपको पता है कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका लॉग नेचुरल नहीं होता, ठीक है। यानी 0 और 0 से नीचे वाले जितने भी नंबर हैं उनका लॉग नेचुरल नहीं होता। और साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ गया, ठीक है। आगे अपने लॉग की प्रॉपर्टीज़ को लगाना है। लॉग नेचुरल ऑफ m माइनस लॉग नेचुरल ऑफ n इक्वल लॉग नेचुरल ऑफ m/n, ये प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग की, ठीक है। तो ये हम अप्लाई करेंगे। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो ये जो लॉग नेचुरल ऑफ y-1 माइनस लॉग नेचुरल ऑफ y+1, तो ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1/2 लॉग नेचुरल ऑफ y-1/y+1, ठीक है। ये सिंपल हमने लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़ को लगाया है। इक्वल लॉग नेचुरल ऑफ x प्लस c, ये आपका आ गया इक्वेशन 2 आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास जो इनिशियल कंडीशन दी हुई थी ना, y = when x = 1, ठीक है। जो इनिशियल आपके पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इनिशियल कंडीशन आपके पास दी हुई है ये वाली कंडीशन y1 = 2, इसका मतलब है x 1 होगा तो y की वैल्यू 2 होगी। ये हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 2 में, जिसको मैंने इक्वेशन 2 कहा है। आपने क्या करना है, इनिशियल कंडीशन को अप्लाई कर देना है। ये वाली जो इक्वेशन है इसमें आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग नेचुरल ऑफ 1 किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है। तो ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। ये c की वैल्यू आपने उसी इक्वेशन 2 में पुट करनी है। उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके पास क्या आएगा, ये आप रीअरेंज करेंगे सारा कुछ करने के बाद। और ये लॉ की प्रॉपर्टीज़ आप देख लें कि लॉ की प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे अप्लाई हो रही हैं। जैसे कोई भी स्केलर नंबर है, अगर वो लॉग के शुरू में आ जाता है तो वो लॉग की पावर में चला जाता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे लिखो ना, b लॉग नेचुरल ऑफ x इक्वल लॉग नेचुरल ऑफ x इंटू b, यानी कि b इसमें मल्टीप्लाई के साथ आ रहा था तो उसकी पावर में चला जाएगा। यही प्रॉपर्टीज़ हमने इस्तेमाल की हैं। ये इधर 1/2 इसके मल्टीप्लाई में आ रहा था, तो जब ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे तो ये पावर में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह सब के साथ हमने यही किया। जैसे 1/2 लॉग नेचुरल ऑफ 1/3 है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/2 इसकी पावर में चला जाएगा, ठीक है। यही प्रॉपर्टीज़ हमने इस्तेमाल की हैं। और ये नीचे लॉग नेचुरल ऑफ m प्लस लॉग नेचुरल ऑफ n इक्वल लॉग नेचुरल ऑफ m इंटू n, ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे किस जगह, ये प्रॉपर्टी आपने इस्तेमाल करनी है ये ऊपर ये वाली जगह जो है इस पे आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। इस पे अप्लाई की है तो आपके पास ये आ गया लॉग नेचुरल ऑफ x इंटू 1/3 रेज़ टू पावर 1/2, ये आ गया। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करना है, e की पावर में दोनों तरफ लिखना है। तो आपको पता है कि e और जो लॉग नेचुरल हैं ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो ये एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि दोनों तरफ
लॉग नेचुरल है तो दोनों तरफ लॉग नेचुरल को कैंसिल कर दें। लेकिन बेसिकली जो इसका तरीकाकार होता है वो आप दोनों तरफ ई की पावर में लिखेंगे, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखेंगे, दोनों तरफ ई की पावर में लिखेंगे तो लॉग नेचुरल और ई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस 1 ओवर वाई प्लस 1 इक्वल एक्स स्क्वायर ओवर 3। ठीक है, एक तो हमने लॉग नेचुरल को ख़त्म किया, दूसरा हमने इसको स्क्वायर किया है दोनों को। ठीक है, स्क्वायर के बाद आपके पास ये वाला फंक्शन आया है y माइनस 1 ओवर वाई प्लस 1, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर इसका 1/2 पावर थी, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस 1 ओवर वाई प्लस 1 इक्वल एक्स स्क्वायर ओवर 3। अभी यहाँ तक तो बड़ा आसानी से स्टेप वाइज आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। आगे जो होता है इसमें स्पेशल केयर करनी है आपने, कि बाद दफ़ा बंदा समझता है कि इसका आंसर बस इतना ही आता है, इससे आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तो वहाँ आपने अच्छे से केयर करनी है कि कहीं कोई फार्मूला लगता तो नहीं है। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने इसकी जगह अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई से दो रेशोज हैं a ओवर b इक्वल c ओवर d, ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है उसको एक दफ़ा उसमें ऐड कर देना है और फिर एक दफ़ा उसमें से माइनस कर देना है। तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी ओवर a माइनस बी इक्वल c प्लस डी ओवर c माइनस डी। इसका मतलब क्या है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो अगर आप ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें और उनकी रेशोज़ लें तब भी आपका आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपने यही वाली ये जो रूल है ये आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल y माइनस 1 और प्लस इसमें क्या लिखेंगे, ऊपर ये नीचे जो है y प्लस 1 इसको ऊपर ऐड कर देंगे और नीचे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यही चीज़ हमने की है। ये चीज़ करने के बाद आपने रीअरेंज करना है। रीअरेंज करके आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, y इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये माइनस आपका बार है। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 जो है इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, क्योंकि आप ये कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, बल्कि ये बाहर है, बिल्कुल फ्रैक्शन के बाहर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक और एग्जांपल है, एक्स वाई रेज टू पावर 4 डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 3x डी वाई इक्वल 0। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सिंपल हमने इनको रीअरेंज करना है और इनको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखना है। आपको नज़र आ रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, जैसे एक्स वाई की पावर 4 ये लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव के साथ लिख देंगे। ठीक है, तो सिंपल इसमें हम क्या करेंगे, y की पावर 4 अभी इधर इक्वेशन की राइट साइड पे है, जब दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 ओवर y की पावर 4 डी वाई इंटू इक्वल माइनस एक्स इंटू ई रेज टू पावर 3x डॉट डी एक्स। अभी e की पावर 3x किस तरह आया है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना कि ये वाला e की पावर माइनस 3x, ई की पावर माइनस 3x को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 1 ओवर ई की पावर 3x। ठीक है, तो जब 1 ओवर 3x है दोनों तरफ ई की पावर 3x हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से ये आपका इधर न्यूमिनेटर में आ गया है माइनस एक्स इंटू ई की पावर 3x dx, ये वाला ये इस वजह से आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी ये सामने आपको पता है कि ये आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गई है, तो आपने सिंपल क्या करना है, इंटीग्रल अप्लाई करना है। इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे, अभी आपने सिंपल क्या करना है, वाई स्क्वायर ओवर वाई की पावर 4। ठीक है, तो वाई ये वाई 4 नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो वाई स्क्वायर वाई की पावर 2 माइनस 4 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई की पावर माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह 2 ओवर वाई की पावर 4 है, ये नीचे है डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो माइनस की पावर में आ जाएगा। जैसे हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है ना, ये वाली बेसिकली ये सारी इधर ये वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका भी आपने सिंपल इंटीग्रल ले लेना है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मुश्किल है, जो इंटीग्रेशन सबसे लंबी है वो इसकी ये वाला फंक्शन जो है, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये दो फंक्शन है, एक x का है और दूसरा e की पावर 3x है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला ये आपको नज़र आ रहा है, u इंटू वी डी एक्स इक्वल u इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये फार्मूला है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन के फार्मूलाज आपको अगर अच्छे से आएंगे तो इंशाल्लाह आप बड़े जल्दी ही इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यही फार्मूला हमने अप्लाई किया है।
एक्स को हमने पहला फंक्शन लिया है और ई की पावर 3x को हमने दूसरा फंक्शन लिया है। तो ये आपने ये जो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ये आपने किस तरह लेने हैं, ये आपने वो फंक्शन लेने हैं कि जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो सके। जैसे x और e की पावर 3x जो है इसका इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर 3x/3 जो है ना ये इसका इंटीग्रल होता है। तो ये चीज़ हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये e की पावर 3x/3x आ जाएगा। dx/x इसका जो x का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो सिंपल क्या आएगा, इंटीग्रल e की पावर 3x, ठीक है, ये अंदर वाला इंटीग्रल। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर 3x/3। जैसे हमने पहले ये वाले फंक्शन का, ये जो है इस फंक्शन का जो हमने इंटीग्रल लिया था ये सेम दोनों का आ गया, क्योंकि इसमें 2 दफ़ा इंटीग्रल आ रहा है तो इसकी वजह से हमने ये दूसरी वाले इंटीग्रल को भी सॉल्व करना है। जब दूसरी दफ़ा इंटीग्रल करेंगे, e की पावर 3x का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर 3x/3 होता है, ठीक है। तो 1/3 तो पहले है, ये तो कांस्टेंट है, इस पे तो इंटीग्रल अप्लाई नहीं होगा। तो इसका जो आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x इंटू ई की पावर 3x/3 माइनस ई की पावर 3x/9, ये आ जाएगा आपका आंसर इस जगह। अभी आपने सिंपल क्या करना है, आपने ये वाला जो आंसर है ये आपने कौन सी इक्वेशन में पुट कर देना है, आपने ये जो इक्वेशन 1 लिखी हुई है ना, ये वाली इक्वेशन, इसमें आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। सॉरी, ये जो इक्वेशन है ना ये वाली, इसमें आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। इसमें आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आप देख लें कौन कौन से वैल्यूज हैं। अभी y की पावर -2 है तो इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे। इसी तरह y की पावर -4 है, इस पर भी पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो आपके पास इनके इंटीग्रल के बाद जो आंसर आ जाएगा रीअरेंज करने के बाद वो क्या आ जाएगा, 9/y + 6/y क्यूब इक्वल ई की पावर 3x इंटू 3x - 1। तो ये आप सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, ये आप देख लें, इधर आपको नज़र भी आ रहा है, ये स्टेप मैंने पूरे लिखे हुए हैं तो ये आप देख लें, ठीक है। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आती किसी भी स्टेप की तो आप मेरे से रब्ता करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट जो भी होता है उसको आप, कांस्टेंट चूँकि आर्बिट्रेरी होते हैं इस वजह से कांस्टेंट किसी को भी लिख सकते हैं। जैसे इधर C1 = 9c, ये 9c कैसे आया कि इधर आपको पता है कि e की पावर 3x/9 आ रहा है ना, ये जगह, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो लिखा है ना हमने e की पावर 3x/9, तो मैंने क्या किया, 9 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन के, ठीक है। तो इस वजह से ये 9/y + 6/y क्यूब इक्वल ई की पावर 3x इंटू 3x - 1, और 9 जब c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9c हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने 9c के बजाय C1 लिख दिया और नीचे बता भी दिया कि C1 आपका क्या है, 9c है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चूँकि फ़र्जी एक ना वेरिएबल होता है तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी कि a लिखें, b लिखें या कुछ भी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसकी जगह अगर आपके पास कोई कंडीशन दी होती तो आप वो कंडीशन भी अप्लाई करते, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई नहीं थी तो इस वजह से हमने कंडीशंस को अप्लाई भी नहीं किया, ठीक है। आगे एक और है, dy/dx = y - 1 होल स्क्वायर + 0.01, और कंडीशन आपके पास क्या दी हुई है, y0 = 1, ठीक है, यानी y1 at x = 0। एक और क्वेश्चन है, dy/dx = y - 1 होल स्क्वायर - 0.01, और इनिशियल कंडीशन आपके पास वही दी हुई है, y0 = 1, यानी कि x = 0 when y = 1, सॉरी y = 1 when x = 0, क्योंकि x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इस वजह से क्या कहते हैं कि y = 0 when x = 0। आगे एक और एग्जांपल है, dy/dx = y - 1 होल स्क्वायर + 0.01, और इनिशियल कंडीशन आपके पास क्या दी गई है, y0 = 1, यानी कि y1 when x = 0। इसी तरह इसका बी पार्ट दिया गया है, dy/dx = y - 1 होल स्क्वायर -0.01, और इनिशियल कंडीशन आपके पास सेम है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बताया गया कि अगर आपका क्वेश्चन मामूली सा भी चेंज हो जाए और इनिशियल कंडीशन सेम रहे तो आपके आंसर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये बेसिकली उस चीज़ के बारे में है, ठीक है। तो अभी हम पहले ए पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ए पार्ट में आपको नज़र आ रहा है कि जो आपकी राइट साइड है ये टोटली y का फंक्शन है, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये चूँकि
ये जो लेक्चर है ये है ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के बारे में। तो मैंने क्वेश्चन वो वाले लिए हैं जिनमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज़ हुई है। तो ये जब आप क्वेश्चन पेपर में हल करेंगे तो वहाँ आपको दिए होगा नहीं होगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है या कौन सी फॉर्म है, ठीक है। तो वहाँ आपने खुद से देखना है कि आया वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं या नहीं। अगर हो सकते हैं तो फिर आपने ये वाला तरीका अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप इनको रीअरेंज करके अलग-अलग लिख लें, ठीक है। और इनको लिखने के बाद ये इंटीग्रल अप्लाई करें। आपको नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन में तो दिया हुआ था 0.01, मैंने इधर अंडर रूट 0.01 और इसका स्क्वायर अप्लाई कर दिया, इस तरह लिखा है। इसकी वजह क्या है कि मैंने इसको एक 1/a² + b² की फॉर्म में लिखा है ताकि हम फार्मूला अप्लाई करें। आपको पता है कि अगर स्क्वायर रूट हो अप्लाई करें और साथ ही स्क्वायर अप्लाई करें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो 0.01 ही आ जाएगा। तो फार्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1/a² + u² du = 1/a tan इनवर्स ऑफ u/a + c, ये फार्मूला है। तो आपको नज़र आ रहा है कि 1/a² + b², आया ये उसी तरह की फॉर्म नहीं है ये वाली, ये जो क्वेश्चन है ये वाला उसी तरह का नहीं है 1/a² + b² वाली फॉर्म। तो इस पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो इसमें a क्या है 0.01 अंडर रूट, ये a है। तो इस वजह से 1/0.01 अंडर रूट जो है ना 1/0.01 अंडर रूट tan इनवर्स ऑफ y-1, ठीक है। u की जगह क्या है y-1 है, तो y-1 लिख दिया, ओवर 0.01 अंडर रूट है, ठीक है। और दूसरी तरफ इंटीग्रल ऑफ dx, तो dx का इंटीग्रल क्या होता है x होता है, x और c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आपने आगे सिंपली रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के बाद आपने क्या करना है, इसको रीअरेंज करके ये मैंने इक्वेशन 1 लिख दी, y = 1 + अंडर रूट 0.01 tan इनवर्स tan ऑफ 0.01 अंडर रूट इंटू x + c, ये आगे इक्वेशन 1। इसमें भी आपने इनिशियल कंडीशन को पुट कर देना है। इनिशियल कंडीशन क्या दी गई थी, y1 when x = 0। ये जब आप इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 क्यों आएगी, ये आप देख लें कि 1 - 1 - 0.01 अंडर रूट, ये है नीचे 1 - 1 + 0.01 अंडर रूट, ठीक है। 1 - 1 ऊपर वाला भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला भी कैंसिल हो जाएगा, 0.01 और 0.01 ये कैंसिल हो जाएंगे और अंदर -1 आ जाएगा। और -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और लॉग नेचुरल ऑफ 1 किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है। तो इसकी वजह से 0 की वजह से ये सारी जो वैल्यू है आपकी ये वाली सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसकी वजह से c की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो c 0 हो जाएगा। अभी आपने ये जो c की वैल्यू ये आपने किस जगह पुट करनी है, ये आपने ये जो इक्वेशन 1 लिखी हुई है ना, ये वाली इक्वेशन 1, इसमें आपने c की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा c 0 हो जाएगा। तो उसकी वजह से ये वाला आ जाएगा लॉग नेचुरल ऑफ y-1 माइनस अंडर रूट 0.01 ओवर y-1 + 0.01 अंडर रूट इक्वल टू इंटू 0.01 टाइम्स x। अभी आपने लॉग नेचुरल को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई कर देंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये लॉग नेचुरल और e तो ख़त्म हो जाएंगे आपस में, क्योंकि e और लॉग नेचुरल मैंने आपको बताया था कि ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो ये तो सिंपल ये वाला एक्सप्रेशन नीचे वही आ जाएगा, सिर्फ लॉग नेचुरल ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरा जो है उसमें जो कि लॉग नेचुरल तो है नहीं तो वो e की पावर में आ जाएगा। आगे आपने सिंपल क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल मैंने आपको बताया था वो वाला अप्लाई करेंगे। ये आप देख लें कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल क्या कहता है, कोई भी रेशो दो अगर बराबर हैं, अगर उसका डिनोमिनेटर ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें और फिर उनकी रेशो लें तो भी वो रेशोज़ आपस में बराबर होती हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ की है। आपने इसको कर लेना है a + b ओवर a - ये वाली फॉर्म इसमें अप्लाई कर देनी है। अप्लाई करने के बाद आपने सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास आंसर फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने b को भी सॉल्व करना है, b भी इसी तरह सॉल्व होगा। उसमें सिंपल क्या है कि उसमें 1 ओवर मैं आपको बता देता हूँ किधर है, इधर y-1 होल स्क्वायर माइनस 0.01 ये आया ना। तो इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है, इसको आपने सॉल्व करना है इधर एक जिधर मैंने एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ जिस तरीके से आपने करना है।
ये वाला y और y स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो सेम इसी तरह प्रोसीजर के तहत आपने उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेनी है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद उसी तरह सारे स्टेप्स करने हैं और नीचे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।